हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी क्वीन। फिर चलिए मॉडर्न हिस्ट्री को कंटिन्यू करते हैं और आज हम जो है ब्रिटिश आर्थिक नीति को डिस्कस करेंगे। हम यहाँ इसको जो है बिल्कुल आसान भाषा में और बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे, जिससे जो है ये आपको पढ़ते पढ़ते ही समझते समझते ही चीज़ें आपको बिल्कुल याद हो जाएगी और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आएंगे उसको आप करने में सक्षम होंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, अभी तक हमने जो वीडियोस देखे हैं, जितनी चीज़ें पढ़ी है, उसमें हमने देखा था कि जैसे ब्रिटिश जो है वो एक व्यापारी के रूप में आते हैं और धीरे धीरे एक राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरते हैं और बाद में वो जो है पूरी तरीके से भारत में जो है शासन करना स्टार्ट कर देते हैं। भारत में शासन करने के लिए वो मुख्यतः 3 नीतियों को जो है अपनाते हैं। तो इसके लिए वो जो है पहले जो नीति अपनाते हैं वो होती है आपकी ब्रिटिश विस्तारवादी नीति, दूसरी नीति आपकी ब्रिटिश आर्थिक नीति और तीसरी नीति होती है ब्रिटिश प्रशासनिक नीति। तो ब्रिटिश विस्तारवादी नीति को हमने डिस्कस कर लिया था। इसके अंतर्गत हमने 2 तरह की नीति देखी, एक तो ब्रिटिश इंडिया देखा था और दूसरी जो है भारतीय राजवाड़े देखे थे। ब्रिटिश इंडिया के अंतर्गत हमने देखा था कि भारत में कुछ ऐसे राज्य थे जो किसी भी तरीके से जो है अपने जो राज्य को ब्रिटिशों को देना नहीं चाहते थे, ठीक है। वो अपने राज्य पे किसी भी ब्रिटिशर का या किसी भी का जो है हस्तक्षेप नहीं चाहते थे। इसके लिए उन्होंने जो है बहुत ज़्यादा विद्रोह किए और इसी विद्रोह के चक्कर में जो है ब्रिटिश भी उसमें शामिल हो गए, उनके साथ बहुत से युद्ध हुए और धीरे-धीरे जो है जितने राज्य जो विद्रोह कर रहे थे उनको जो है ब्रिटिशों ने जो है किस तरह से अपनी कूटनीति से जो है सारे राज्य को जो है ब्रिटिशों के अधीन बना दिया था। जिसमें हमने देखा था बंगाल विजय देखा था, मराठों पर जो जिस तरह विजय हासिल की थी, तो पंजाब पे किस तरह विजय हासिल की, इस तरह से हमने जो है इन चीज़ों को देखा था। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिए, उससे जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में। दूसरी चीज़, भारतीय रजवाड़े वो थे जो एक तरह से ब्रिटिशों की कठपुतली बन के रहते थे। जिस तरह से ब्रिटिश उनको आदेश देते थे उस तरह से वो मान जाते थे, ठीक है। तो इस तरह जो है एक तरह से उनमें जो है ब्रिटिशों का भय जो है बहुत ज़्यादा बना हुआ था, ठीक है। तो इस तरह जो है उनकी जो है ब्रिटिशों की विस्तारवादी नीति रही। दूसरी आज हम देखेंगे ब्रिटिश आर्थिक नीति, ठीक है। ये जो ब्रिटिशों की जो आर्थिक नीति थी बहुत ज़्यादा शोषणकारी थी और इसके जरिए ब्रिटिशों ने जो है भारत के जो आर्थिक मामलों में उन्होंने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। उनको भारत के लोगों से, भारतीय जनता से कोई मतलब नहीं था, उनको बस एक तरह से अपना पेट भरना था। तो उसके लिए उन्होंने जैसे भी हो, चाहे वो शोषणकारी हो, चाहे वो दुखदाई हो, इस तरह से उन्होंने अपनी नीतियां जो है बनाना शुरू किया, ठीक है। तो इसी में हम जो है देखेंगे कौन कौन सी उन्होंने नीतियां अपनाई थी अपने फायदे के लिए। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम जब देखेंगे उसमें हम जो है ब्रिटिशों की प्रशासनिक नीति देखेंगे, किस तरह से उन्होंने अपनी सुविधाओं के लिए जो है भारत की जो सेना है, पुलिस है, सिविल सेवा है, ठीक है, या जस्टिस है या शिक्षा है, उसमें जो है अपने फायदे के किस तरह से उस चीज़ों में, उन कानूनों में सुधार करना शुरू किया था। तो चलिए आज हम जो है ब्रिटिश आर्थिक नीति को देखते हैं और इसके अंतर्गत हम जो है धन का निष्कासन देखेंगे, विऔद्योगिकीकरण को देखेंगे, भू राजस्व व्यवस्था देखेंगे, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ से जो है आपके स्थायी बंदोबस्त है, रैयतवाड़ी है, महलवाड़ी है। तो इस तरह से जो है यहाँ पे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं और साथ ही साथ जो है हम कृषि का जो वाणिज्यीकरण है उसको भी देखेंगे और जो किस तरह से भारत में रेल का विकास हुआ था इसको भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं धन का निष्कासन। देखिए, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिएगा, क्योंकि लाइक और कमेंट ही वो जरिया है जो मुझे बताता है कि मैं जो आपके लिए काम कर रही हूँ उससे आप वो चीज़ें जो है आपके हित में है और उससे आपको फ़ायदा हो रहा है और साथ ही साथ इन चीज़ों से जो है मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी मिलता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये समझ लीजिए, भारत में उपनिवेशवाद के आलोचक कौन रहे। उपनिवेशवाद का मतलब यहाँ पे क्या है
कि देखिए पहले हम देखते हैं उपनिवेश क्या होता है, ठीक है। तो उपनिवेश होता है कि जैसे कि ये भारत है, ठीक है, और ये ब्रिटेन है। तो ये भारत तो हमारा देश है, पर इस पे शासन जो है ब्रिटिशों के द्वारा किया जा रहा था, ठीक है। तो किसी और देश पे किसी और के द्वारा जो शासन किया जाता है वो कहलाता है उपनिवेश, ठीक है। तो इस तरह से जो है भारत जो है ब्रिटिशों का या इंग्लैंड का क्या था, उपनिवेश था। मतलब देश तो हमारा था, पर शासन इसमें कौन कर रहे थे, ब्रिटिशर या इंग्लैंड जो है इस पर शासन कर रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे उपनिवेशवाद क्या होता है, तो इस तरह के जो विचारधारा रखते हैं, ठीक है, इस तरह के उपनिवेश जो है, उपनिवेश की जो विचारधारा रखते हैं उनको कहा जाता है उपनिवेशवाद, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स है या इंग्लैंड है जो उपनिवेश का विचारधारा रख रहे हैं वो होते हैं उपनिवेशवाद, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर है। तो भारत में जो उपनिवेशवाद के आलोचक कौन कौन रहे हैं, ये क्वेश्चन आप पूछा गया था। तो आपको 3 लोगों का आपको नाम याद रखना है। सबसे बड़े तो आलोचक रहे हैं आपके दादा भाई नौरोजी, ठीक है। भारत में जिस तरह से उपनिवेश किया था, भारत जिस तरह से इंग्लैंड का उपनिवेश था और वहां पे उपनिवेशवादी थे, ठीक है, वाद था। तो इसके जो आलोचक रहे वो थे दादा भाई नौरोजी, दूसरे नंबर पे आपके आर.सी. दत्त और तीसरे जी सुब्रमण्यम। तो ये क्वेश्चन आए हुए थे, क्वेश्चन को रट लीजिएगा। उपनिवेशवाद के आलोचक दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्त और जी सुब्रमण्यम। क्लियर है। अब यहाँ पे हम देखते हैं धन का निष्कासन, जो कि आर्थिक नीति का पहला कदम था। तो धन का निष्कासन क्या होता है, देखिए एक सिंपल भाषा में यहाँ पे समझिए कि धन जो है ब्रिटिश में जा रहा है, जो इंग्लैंड में जा रहा है, लेकिन वो जो है दोबारा भारत में नहीं आता है, ठीक है। या जो ब्रिटिश में जो इंग्लैंड में जो धन का निष्कासन हो रहा है, जो धन जो है इंग्लैंड जा रहा है, उससे जो है किसी भी तरीके से जो है भारत को कोई भी लाभ नहीं हो रहा है, या वो दोबारा जो है भारत में नहीं आ रहा है। ये है आपका धन निष्कासन का सिद्धांत। तो इसके जो प्रतिपादक थे, ठीक है, इसके जो प्रतिपादक जो रहे वो थे आपके दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन पूछा जाता है धन का सिद्धांत, धन का निष्कासन सिद्धांत के जो प्रतिपादक कौन रहे, का प्रतिपादन किसने किया, तो दादा भाई नौरोजी ने। और आप इसमें लिख सकते हैं कि ये होता क्या है, तो भारत से वैसे धन का निष्कासन मतलब वैसे धन का निकलना, ठीक है, जिसके बदले भारत को कोई भी भौतिक या आर्थिक रूप से लाभ ना हो, ठीक है, आर्थिक प्रतिपादन नहीं मिल रहा हो। ये है धन का निष्कासन का सिद्धांत। ये जो प्रारंभ हुआ था वो 1757 जब प्लासी की लड़ाई हुई थी, उसी टाइम से जो है ये जो है प्रारंभ हो गया था। लेकिन इसको 1867 में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार बताया था, अपनी एक लेख के जरिए बताया था। इंग्लैंड डेट टू इंडिया करके उन्होंने एक लेख लिखा था, जिसमें जो है उन्होंने इसके बारे में बताया था और विस्तार से जो है चर्चा की थी, घोर आलोचना की थी इसके बारे में। तो दादा भाई नौरोजी की एक बुक है जिसके बारे में आपने पढ़ा है, क्वेश्चन भी बनते हैं, द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक जो है इनकी बुक थी। उसमें उन्होंने जो है इसके बारे में विस्तार से चर्चा की थी और इसकी आलोचना भी करी थी, ठीक है। याद रखिएगा। इसी के आगे चलते हुए जो है आर.सी. दत्त हैं, उन्होंने अपनी एक बुक है उनकी द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसमें उन्होंने धन के निष्कासन के बारे में चर्चा की थी। तो आर.सी. दत्त की भी बुक आपको याद रखिएगा, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। देखिए, और इसी के चलते कांग्रेस का जब 1896 में कलकत्ता का जो अधिवेशन हुआ था, उन्होंने जो है इस धन के निष्कासन के सिद्धांत को स्वीकारा था। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि कांग्रेस ने जो है धन के निष्कासन सिद्धांत को कब स्वीकारा था, तो अपने 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में उन्होंने ये स्वीकार किया था, ठीक है। इतनी चीजें आपको इससे याद रखनी है। आई होप आपको याद भी हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं विऔद्योगिकीकरण, ठीक है। विऔद्योगिकीकरण क्या होता है कि जो ब्रिटिश थे, ठीक है, वो जो है कच्चे मालों को जो ले जाते थे वहां पे, ठीक है, और वहां पे जो है उस माल का तैयार करके भारत पे बेच रहे थे, ठीक है। तो ये था उनका विऔद्योगिकीकरण। मतलब यहाँ के जो कुटीर उद्योग है या जो छोटे छोटे उद्योग हैं, उनको जो है उनका जो है एक तरीके से पतन कर दिया जा रहा था। तो इसी को जो है विऔद्योगिकीकरण के जरिए पढ़ते हैं, ठीक है।
तो देखिए इसके भी प्रतिपादक जो रहे हैं वो आपके दादा भाई नौरोजी ही रहे हैं। और इसका मतलब है कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन काल में परंपरागत कुटीर उद्योग और हस्तशिल्प उद्योग का पतन किया जाए। जो भारत में जो छोटे छोटे उद्योग थे, ठीक है, जो हस्तशिल्प उद्योग थे, उनका जो है पतन कर दिया जा रहा था। और जैसे उदाहरण के लिए सूती वस्त्र, यहाँ से सूती लेके जाते थे लेकिन कपड़े बनाकर जो है वहां से भेजा जाता था और उनको यहाँ पे जो है बहुत ही महंगे दामों में बेचा जाता था भारत में। इसके कारण क्या रहे कि जो खरीदार थे या संरक्षक थे उनका जो है पतन हो गया। वो कच्चे माल नहीं, सीधे जो है ब्रिटेन से जो माल ला रहा था उसको ही खरीदते थे। यहाँ पे याद रखेगा, इससे जो है सिंथेटिक रंग है और मशीनीकरण जो है उसका यो भी एक कारण रहा, क्योंकि यहाँ पे जो है जो केमिकल रंग है उसका जो है इस्तेमाल करने लगे थे। साथ ही साथ जो है औद्योगिक क्रांति भी एक कारण रही कि भारत के कच्चे माल का जो है उत्पादन जो है बंद नहीं हुआ था, कि यहाँ से जो है ले जा रहे थे और वहां से जो है उसको पक्के माल में जो है तैयार करके भारत लेकर आ रहे थे। और ब्रिटेन द्वारा जो है भारतीय वस्तुओं पर कर जो है बहुत ज्यादा लगाया जा रहा था, ये भी जो है एक कारण रहा। ठीक है, चलिए आगे जो भारत में जो वस्तुएं बन रही थी उस पे जो है बहुत, जो ब्रिटेन से आ रहा है उस पे इतने ज्यादा टैक्स नहीं लगते थे, लेकिन जो भारतीय जो वस्तुएं थे उस पे जो है बहुत ज्यादा टैक्स लगा देते। तो जाहिर सी बात है जिसमें ज्यादा कर होगा उसको लोग ज्यादा खरीदेंगे नहीं। ठीक है, और ब्रिटेन से जो वस्तुएं आ रही थी उसमें टैक्स कम लगता था, तो टैक्स कम है तो वहां से लोग खरीदेंगे, तो ये भी जो है एक कारण था। आगे देख लेते हैं कृषि का वाणिज्यीकरण, मतलब व्यापार, एक तरह से कृषि को व्यापार बना दिया था। व्यापार के लिए जो है कृषि कराई जा रही थी भारतीयों से। जैसे उत्पादन, मान लो खाद्यान्न जो फसलें हैं उसको तो जो है बिल्कुल जो है एक तरह से बंद कर दिया गया, लेकिन और जो नकदी फसलें थे, जो फसलें बेची जा सकती थी, ठीक है, उसका जो है उत्पादन किया जा रहा था। जैसे कि चाय है, कॉफी है, अफीम है, कपास है, नील है, जूट है, गन्ना है, इनका जो है उत्पादन किया जा रहा था। और खाद्यान्न फसलें जो थी, फसलों की जगह किसने ले ली, तो नकदी फसलों के उत्पादन के कारण जो है, मतलब खाद्यान्न फसल की जगह नकदी फसल का उत्पादन किया जा रहा था। इसके कारण ब्रिटिश काल में जो भारत में बार बार जो है अकाल पड़ गए थे और इसी क्रम में जो है लाखों भारतीय भी मारे गए थे। ठीक है, तो ये भी जो है एक आर्थिक नीति का एक पायदान था। आगे देख लेते हैं रेल का विकास जो है किया गया। रेल का विकास जो है भारत में तो किया गया, लेकिन उसका मेन मोटिव ये था कि भारत से जो है वस्तुओं को आसानी से जो है ब्रिटेन पहुंचाया जा सके, जिस वजह से जो है रेल का विकास हुआ था। और पहली बार जो है भारत में जो है इसी उद्देश्य से 1853 में पुणे से, मुंबई से थाने तक जो है पहली रेल चलाई गई थी। और सबसे ज्यादा जो निवेश जो है वो आपके रेल में ही किया गया था। इसको जो है निवेश काल जो है कहा गया है, जिस टाइम पे जो है रेल में बहुत ज्यादा जो है निवेश किया गया था। और पहले निवेश पर जो है 5% लाभ, देखिए जो रेल पे जो निवेश कर रहे थे, जो भारतीय चाहते थे कि रेल बन जाए, ठीक है, पर उनका मोटिव कुछ और था और वो कुछ और सोच रहे थे, तो वो पहले जो है उनको 5% लाभ पर निवेश कर दिए, लेकिन बाद में जो है इसको 3 से 4% ही कर दिया गया था। साथ ही यहाँ पे याद रखिएगा कि 1924 में एडवर्थ कमेटी रिपोर्ट आई थी, जिसमें जो है रेल बजट को अलग किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आया था आपके, इंपीरियल प्रेफरेंस क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन पूछे गए थे इससे संबंधित कि इंपीरियल प्रेफरेंस क्या होता है। तो देखो, भारत में जो ब्रिटिश आयातों पर जो दी गई विशेष रियायत, मतलब ब्रिटिशों से या ब्रिटेन से जो माल आ रहा है, ठीक है, जो आयात हो रहे हैं उस पे जो है बहुत, मतलब विशेष रियायत दी गई थी, उसी को जो है इंपीरियल प्रेफरेंस कहा गया था। क्लियर है। आगे एक आता है परमानेंट सेटलमेंट, ये बिहार में चलाया गया था। ये था क्या, तो जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरा स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार, मतलब कि कोई जमींदार है, ठीक है, आप उसका कोई पुत्र नहीं है, कोई वंश नहीं है, तो वो अपने जमीन को किसी को भी जो है अपनी मर्जी से दान दे सकता है, किसी को भी वो अपनी जमीन को स्वेच्छा से हस्तांतरित
कर सकता है। ये था परमानेंट सेटलमेंट, ये जो है बिहार में मेनली लाया गया था। ठीक है, तो इसको यहाँ पे आपको याद रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे देखते हैं भू राजस्व व्यवस्था। तो देखिए भू राजस्व व्यवस्था के लिए उन्होंने जो है अब किसानों पे, जमींदारों पे एक तरह से अपना शासन स्थापित करने की कोशिश की, और इसके लिए उन्होंने 3 तरह की बंदोबस्त व्यवस्था जो है लागू की। एक था पहले, सबसे पहले उन्होंने स्थायी बंदोबस्त, फिर रैयतवाड़ी, फिर महालवाड़ी। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं कि ये जो है चीजें क्या थी और इससे जो है क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। तो देखिए स्थायी बंदोबस्त था, ये जो है 1793 ईस्वी में आया था, और इसको जो है लागू करने वाले कौन थे, तो कॉर्नवालिस। पूछा जाता है स्थायी बंदोबस्त के जन्मदाता कौन है, तो आपको बताना है कॉर्नवालिस। और लागू कब हुई थी, तो 1793 में ये लागू हुई थी। ब्रिटिश भारत में लगभग 19% भाग पे जो है ये व्यवस्था लागू थी। स्थायी बंदोबस्त जो है 19% भाग में लागू थी, जिसके अंतर्गत आपके जो है बिहार का क्षेत्र आता है, बंगाल का क्षेत्र, उड़ीसा और जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, ये समझ सकते हैं कि जितने पूरे पूर्वी भारत में जो है वहाँ जो है ये व्यवस्था लागू की गई थी। इसमें क्या था कि इसमें वसूली की जाती थी, ठीक है, किसानों से, कि जमींदार जो है उसमें जो भी वसूली किसानों से की जाती थी उस पे जो है जमींदार जो है उसका 1/11वां भाग ले लेते थे। एक तरह से जमींदार को भूस्वामी बना दिया गया था। जितना भी वसूली हो रही है खेतों से, फसलों से, तो इसमें इतना भाग जो है जमींदार रखेंगे और सरकार को जो है 10/11वां जो है भाग देंगे। इसमें जो है जमींदार भूस्वामी बना दिए गए थे, इसलिए इस व्यवस्था को जो है जमींदारी या इस्तमरारी व्यवस्था कहा गया था। ध्यान रखिएगा 1794 में जो है कॉर्नवालिस ने इसी के लिए जो है एक सूर्यास्त कानून जो है लाया था। अब सूर्यास्त कानून क्या था, तो सूर्यास्त कानून था कि जमींदारों को जो है एक निश्चित डेट दिया जाता था कि इस डेट को जो है आप मुझे जो है इतने जो है पैसे या जो वसूली किया गया है 10/11वां भाग, तो इस डेट को सूर्यास्त से पहले जो है आप मुझे ये सारी जो है पैसे है या जो वसूली है उसको देंगे। अगर वो सूर्यास्त से पहले ये नहीं दे पाते थे तो उनको हटा के दूसरे जमींदार को नियुक्त कर दिया जाता था। ये था सूर्यास्त कानून। ठीक है, क्लियर है। इसमें जो है बहुत ज्यादा जो है किसानों का शोषण किया जा रहा था, क्योंकि इसमें जो है किसानों से जो है वसूली तो जमींदार भी कर रहे थे और साथ ही साथ जो है अंग्रेज भी कर रहे थे। मतलब कि जमींदार तो चाहते थे कि उनको ज्यादा से ज्यादा जो है पैसा मिले, इसलिए जो है बहुत ज्यादा इसमें जो है टैक्स या वसूली की जा रही थी। ठीक है, तो ये जो है बहुत ज्यादा शोषणकारी था किसानों के लिए। आगे देखते हैं रैयतवाड़ी बंदोबस्त। रैयतवाड़ी मतलब किसान, रैयत मतलब किसान। ठीक है, तो रैयतवाड़ी इसमें जो है सीधे जो है किसानों से जो है लगान लिया जाता था या किसानों से सीधे वसूली की जाती थी। तो ये जो है सबसे पहले 1792 में आया था, लेकिन कर्नल रीड ने 1792 में सिर्फ मद्रास में लागू किया था। आगे चलकर जो हेक्टर मुनरो आए, उन्होंने 1820 में जो है रैयतवाड़ी बंदोबस्त को मद्रास, असम और बम्बई के सारे क्षेत्र में जो है लागू कर दिया था। और भारत के जो है 51% भाग में जो है रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था जो है चलाई गई थी, जिसके अंतर्गत आपके मद्रास, असम, बम्बई वाले क्षेत्र आते थे। इसमें जो है किसानों से जो है सीधे लगान लिया जाता था। जो भू राजस्व था उसका आधा मतलब 1/2 जो है किसान जो है ब्रिटिशों को जो है देते थे। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। आगे है आपका महलवाड़ी बंदोबस्त। महल मतलब गांव। ठीक है, महल मतलब गांव। तो महलवाड़ी बंदोबस्त जो है मतलब यहाँ पे जो है सीधे जो है गांव से लगान लिया जाता था। मतलब एक गांव में जितने किसान हैं, एक पूरा गांव है, ठीक है, जितने किसान हैं और यहाँ पे जितना एक गांव में जितना उत्पादन हो रहा है, ठीक है, उसके हिसाब से जो है गांव के हिसाब से जो है लगान या वसूली की जाती थी। ठीक है, पहले जो है किसानों के खेत के, किसान के खेत है तो उस हिसाब से लिया जाता था, और इसमें पूरे गांव को ले लिया गया था। ठीक है, और लागू जो है इसको 1819 में हॉल्ट मैकेंजी द्वारा किया गया था। ठीक है, और भारत के लगभग 30% भाग पे महलवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की थी, जिसमें पंजाब है, मध्य प्रांत है,
पश्चिम उत्तर प्रदेश है, तो ये चीज़ें जो है इसके अंतर्गत आती थी। ठीक है, लगान जो है सीधे गांव से ही लिया जाता था और यहाँ पे जो है भूस्वामी जो है किसानों को बनाया गया था। भू राजस्व पहले जो है इसमें 2/3 थी, बाद में इसको बढ़ा दिया गया और हाफ से भी अधिक कर दिया गया, लगभग 60% जो है इसमें जो है लगान वसूली की जाती थी। ठीक है, एक याद रखिएगा, एक कथन है कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। ये किसने कहा था? भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति जो है घिनौनी है, ये किसने कहा था? तो कार्ल मार्क्स द्वारा जो है ये कहा गया था। तो कथन दिया जाता है तो इसको आपको याद रखना है, क्योंकि आते हैं और आप कई बार जो है स्टूडेंट जो है इसको नहीं कर पाते, तो आपको याद रखना है भारत में जो ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, ऐसा किसने कहा था? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलिए वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है प्रशासनिक नीति को देखेंगे और इसमें मेनली हम देखेंगे जो शिक्षा का विकास है और सिविल सर्विस है और जो न्याय है, कहाँ कहाँ जो है कोर्ट खोले गए थे, न्यायालय खोले गए थे, सिविल सर्विस में जो है किस तरह से चेंजेस हुआ था और जो शिक्षा का विकास जो है कैसे हुआ भारत में, इसको जैसे कि चार्ल्स वुड जो डिस्पेच था, ठीक है, हंटर आयोग आया था, सिडलर कमीशन आया था, तो इन सब सारी चीज़ों को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। कैसा लगा बताइएगा और थैंक यू फॉर वॉचिंग।